सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, यानी डी एंड एफ खंड के तत्व। यानी हमने 12th साइंस की रसायन का 8 नंबर का लेसन स्टार्ट कर दिया था। इस लेसन का हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा इस लेसन का सेकंड पार्ट है, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने डी खंड के तत्वों का सामान्य परिचय हमने देखा था, यानी हम पहले डी खंड के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने डी खंड के तत्वों के सामान्य अपन कह सकते हैं कि सामान्य परिचर्चा हमने उसके बारे में कर ली थी। आज देखो इस पार्ट नंबर 2 में हम जो डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट नंबर 2 में हम डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। देखो, या तो अपन ऐसे कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म। डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, या अपन कह सकते हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म। यानी हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डी खंड के तत्वों के कौन कौन से सामान्य गुणधर्म होते हैं। देखो, पहले गुणधर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब देखो, धात्विक प्रकृति है, इसका मतलब ये उष्मा व विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। तो नेक्स्ट गुणधर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो, नेक्स्ट अपन गुणधर्म की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि डी खंड के तत्वों में लंबवत पंक्ति की बजाय क्षैतिज पंक्ति के तत्वों में समानता पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। देखो, हमने पी खंड के तत्वों का अध्ययन किया है, समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि एक समूह के तत्वों में समानता पाई जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो लंबवत तत्व होते हैं, लंबवत रूप से, यानी समूह में उनके गुणों में समानता पाई जाती है। और यही बात एस खंड में होती है। एस खंड के तत्वों में भी लंबवत पंक्ति के जो तत्व होते हैं उनके गुणों में समानता पाई जाती है। लेकिन डी खंड के तत्वों में लंबवत पंक्ति की बजाय क्षैतिज पंक्ति के तत्वों के गुणों में समानता
पाई जाती है। तो अगले गुणधर्म में हम क्या कह सकते हैं, इन तत्वों में लंबवत पंक्ति की अपेक्षा क्षैतिज पंक्ति के तत्वों के गुणों में, क्षैतिज पंक्ति के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, गुणों में समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है या 3D श्रेणी है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यह एक क्षैतिज पंक्ति है। तो इन तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, और यही कहा हमने कि इन तत्वों में लंबवत पंक्ति की अपेक्षा क्षैतिज पंक्ति के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट गुणधर्म में हम कह सकते हैं ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान से समझना, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, या हम इस ऑक्सीकरण अवस्था को कह सकते हैं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, यानी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। देखो क्या कहा, ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्तनीय यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो क्यों दर्शाते हैं, कारण क्या है। यानी जैसे मैं बात करूं 3D श्रेणी की, जैसे 3D श्रेणी की बात करूं मैं, तो देखो 3D श्रेणी के तत्वों में क्या होते हैं, 3D कक्षक व 4s कक्षक होते हैं, और इन 3D कक्षक व 4s कक्षक की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, कि ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। अब देखो अंतर कम है, इसका मतलब 4s कक्षक के साथ साथ 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, और इसीलिए ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, 3D कक्षक व 4s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व रंगीन होते हैं, यानी ये रंग दर्शाते हैं। और देखो रंग का कारण क्या है, DD संक्रमण, यानी अगर मैं कारण लिखूं यहां पे तो कारण क्या रहेगा, DD संक्रमण। देखो इस DD संक्रमण को हम जब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 9, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे उपसय संयोजक यौगिक वाले लेसन में कि DD संक्रमण क्या होता है। इस संक्रमण के कारण ही ये तत्व कलर शो करते हैं। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व उत्प्रेरकीय, क्या कहेंगे, ये तत्व उत्प्रेरकीय गुण
दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। और देखो यानी ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। और इसका कारण क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। तो एक तो कारण है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरा कारण है कि इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो क्या कहेंगे, रिक्त डी कक्षक। ये दो कारण हैं जिनकी वजह से ये तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। देखो अनुचुंबकीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, इनकी जो तत्व अवस्था होती है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, या अपन कह सकते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व लिगेंडों के साथ संकुल यौगिक बनाते हैं। ये संकुल यौगिक बनाते हैं। देखो संकुल यौगिक क्यों बनाएंगे, क्योंकि इन तत्वों की प्रकृति क्या होती है, धात्विक प्रकृति होती है। और धात्विक प्रकृति की वजह से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन बनाते हैं। और धातु धनायन लिगेंडों से लोन पेयर ग्रहण करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, ये तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखो ये तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, और ठोस अवस्था में इनके मध्य खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान। इनकी ठोस अवस्था में इनके मध्य रिक्त स्थान होते हैं, और उन रिक्त स्थानों में छोटे आकार के परमाणु अपना स्थान ग्रहण करके अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट गुण है भी, ये तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट गुण में यहाँ लिख रहा हूँ 10 नंबर का गुण है, ये तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ये तत्व कई प्रकार की मिश्र धातुएं बनाते हैं, या कई प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं। देखो मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं की जो परमाणविक त्रिज्या है वो लगभग बराबर होती हैं, लगभग समान होती हैं, जिसकी वजह से ये कई प्रकार की मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट गुणधर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये लगभग सभी तत्व, क्या कहेंगे, ये लगभग सभी तत्व मजबूत कठोर उच्च गलनांक व उच्च कवथनांक
वाले धातु होते हैं, वाले धातु होते हैं। देखो, इनका गलनांक भी उच्च होगा और इनका कवथनांक भी उच्च होगा। क्यों? क्योंकि धात्विक प्रकृति है, इनके मध्य धात्विक बंध का निर्माण होता है और धात्विक बंध एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि ये लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च कवथनांक वाले धातु होते हैं। तो ये हो गए हमारे डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, या अपन कह सकते हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये तत्व उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। इन तत्वों में लंबवत पंक्ति की अपेक्षा क्षैतिज पंक्ति के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कारण मैंने क्या बताया, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ली 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में जो 3D कक्षक और 4s कक्षक होते हैं, यानी 3D श्रेणी के तत्वों के 3D कक्षक व 4s कक्षक में जो ऊर्जा अंतर है वह बहुत कम होता है, जिसकी वजह से 4s कक्षक के साथ साथ 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं और ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फिर हमने कहा कि ये तत्व रंगीन होते हैं। कारण क्या बताया मैंने, इनमें DD संक्रमण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रंग दर्शाते हैं। ये तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। कारण क्या बताया, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था और रिक्त D कक्षक। ये तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक का मैंने कारण क्या बताया कि ये धातु प्रकृति के होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धातु धनायन बनाते हैं और धातु धनायन लिगेंडों के साथ संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तत्व अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये तत्व कई प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं और ये लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक एवं उच्च कवथनांक वाले धातु होते हैं। तो ये तो हो गए डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। अब हम डी खंड के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, यानी संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, या तो अपन कह सकते हैं डी खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इंपॉर्टेंट गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हम कह सकते हैं संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, अगर हम पूरे डी खंड के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पे कह सकते हैं डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी। क्या होता है, n-1 D 1 से
10 और NS1 से 2। ये क्या है? ये है डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हम यहाँ पे जो 3D संक्रमण श्रेणी है, ये अपन कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी 3D संक्रमण श्रेणी, या इसे हम कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी यहां पर हम जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या है? 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, ये तो पूरे डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, N-1 D1 से 10 और NS1 से 2। देखो यहां पर तो मैं लिख दूं तत्व, यहां पर मैं लिख दूं प्रतीक, यहां पर लिख दूं परमाणु क्रमांक, और यहां पे आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात कर रहे हैं 3D संक्रमण श्रेणी की। देखो हमें पता है हमारी जो 3D संक्रमण श्रेणी है वह स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। तो मैं नाम लिखूं यहां पे, देखो स्कैंडियम प्रतीक क्या होता है? SC, परमाणु क्रमांक 21। फिर लिखूं मैं स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम यानी Ti, परमाणु क्रमांक 22 स्कैंडियम टाइटेनियम। फिर वेनेडियम यानी V, परमाणु क्रमांक 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24 मैंगनीज, Mn 25। फिर आयरन Fe 26। फिर कोबाल्ट CO 27। फिर निकल Ni 28। फिर कॉपर Cu और 29। देखो एक तत्व और है, पहले हम एक टेबल सी बनाते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट और निकल, और नीचे है कॉपर। एक तत्व और देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक तत्व को
एक तत्व और है जिंक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जिंक यानी Zn परमाणु क्रमांक, कॉपर का 29 और इसका 30 यानी 30, और यहाँ पे क्या आएगा विन्यास। अब देखो आप, ये मैंने 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व लिखे हैं, यहाँ पर तत्व का नाम है, यहाँ पर तत्व का प्रतीक है और यहाँ पर तत्व का परमाणु क्रमांक है। अब हम इन 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना हम करते हैं अक्रिय गैस से, ध्यान से समझना। और देखो 3D संक्रमण श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, परमाणु क्रमांक 21 से शुरू हो रही है, यानी इस स्कैंडियम के निकट कौन सी अक्रिय गैस है, ऑर्गन अक्रिय गैस है, और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। यानी अगर इसका मैं विन्यास लिखूं संयोजी कोष का तो क्या होगा 3s2 3p6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे 4s है और 3d है। अब मैं कैल्शियम लूँ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 यानी 20, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे, और वो किस में जुड़ेंगे 4s में। यानी अगर अब लिखूँ मैं तो क्या आएगा 3s2 3p6 और 4s2, और ये 3d क्या पड़ा है खाली। यानी ये तो हो गया विन्यास किसका, यहाँ तक का अक्रिय गैस ऑर्गन का, ये विन्यास किसका हो गया कैल्शियम का। अब हम तो विन्यास लिख रहे हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का, यानी यहाँ तक का विन्यास किसका है, देखो ये विन्यास तो ऑर्गन का है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऑर्गन। फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ ही गए कैल्शियम वाले, यानी क्या बचा यहाँ पे बचा 3d 4s2। इसका मतलब यहाँ इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में 1 by 1 बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं इन तत्वों का विन्यास किस प्रकार लिखूंगा। क्या लिखूंगा देखो, अब लिखूंगा मैं ऑर्गन 3d1 4s2, फिर ऑर्गन 3d2 और 4s2, फिर ऑर्गन 3d3 ऑर्गन 3d3 4s2। देखो क्रोमियम को मैं एक बार छोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मैंगनीज पर, ऑर्गन 3d5 4s2, फिर आयरन ऑर्गन 3d6 4s2, फिर है कोबाल्ट ऑर्गन 3d7 4s2, फिर है निकल ऑर्गन 3d8 और 4s2। कॉपर को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आता हूँ डायरेक्ट जिंक के ऊपर, क्या होगा ऑर्गन 3d10 और 4s2। अब देखो आप, मैंने क्रोमियम को क्यों छोड़ा, देखो समझना आप, यानी विन्यास क्या होना चाहिए, यहाँ पर विन्यास होना चाहिए 3d4 और 4s2, लेकिन क्रोमियम का जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, ऑर्गन 3d5 और 4s1। समझ में आ गया। अभी हम आगे भी इसकी बात करेंगे। बात करता हूँ मैं कॉपर की, विन्यास क्या होना चाहिए, देखो 8 है ना, 3d9 और 4s2, लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑर्गन 3d10 और 4s1, ये विन्यास होता है। यानी अपन कह सकते हैं
कि क्रोमियम और कॉपर में 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D में संक्रमण कर रहा है और 3D श्रेणी के सभी तत्वों के 4s कक्षकों में देख सकते हो आप केवल क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर 4s कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देख सकते हो, यानी अपन क्या कह सकते हैं, देखो आप ना एक नोट लगाओगे और नोट में क्या लिखोगे, या तो स्टार लगा लो या नोट लगा लो। हम क्या कहेंगे कि क्रोमियम व कॉपर को छोड़कर, क्रोमियम व कॉपर को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिसके निम्न कारण हैं, देखो कारण क्या है, कारणों की हम चर्चा करते हैं। देखो पहला कारण तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्ध भरे व पूर्ण भरे, अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। और दूसरे कारण में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे कारण में हम कह सकते हैं कि जो 3D कक्षक है, 3D कक्षक तथा 4s कक्षक की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, देखो ऊर्जा में अंतर बहुत कम है, इसीलिए तो 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 3D में आ गया, यानी 3D 4 की बजाय 3D 5 होता है। और यही कहानी कॉपर की है कि होना चाहिए यहाँ पे क्या 3D 9, लेकिन वास्तव में होता क्या है 3D 10 और 4s 1। तो देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कारण मैंने क्या बताया कि अर्ध भरे व पूर्ण भरे। देखो जब 4s क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, पहले में क्रोमियम में 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आया तो 3D क्या हो गया, आधा भरा हो गया। अरे 3D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो अब D में कितने यहाँ पे 5 हैं, यानी यहाँ पर 3D जो उपकोष है वो अर्ध भरा उपकोष है। इसकी बात करें कॉपर की, तो कॉपर में जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आता है तो यहाँ पर 3D क्या हो गया, पूर्ण भरा हो गया। तो अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है क्रोमियम और कॉपर में। दूसरा कारण हमने देखा कि 3D कक्षक तथा 4s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है, तो आसानी से 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D में संक्रमित हो जाता है। तो दोनों कारणों को आप ध्यान में रखोगे, नोट लगा के लिख लो चाहे स्टार लगा के लिख लो। और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको, देखो विन्यास तो आपको सभी तत्वों का याद रखना है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर का आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये हमने 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है।
अक्रिय गैसों से तुलना करके हमने इनका विन्यास लिखा है। तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, इस आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया एक तो संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्मों का, या अपन कह सकते हैं डी खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, और फिर हमने संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा की। हमने डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा n-1 d1 से 10 ns1 से 2, और फिर हमने जो 3D संक्रमण श्रेणी है, या हम इसे कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। सामान्य गुणधर्मों की हम चर्चा करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।